भारत की कहानी किसी एक शहर, एक राजा या एक धर्म से नहीं, बल्कि हजारों सालों से बहते हुए समय से मिलकर बनी है। आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां पत्थर के औजार से शुरू होकर बड़े बड़े साम्राज्य तक भारत का रूप बदलता दिखेगा। सबसे पहले यहाँ रहते थे छोटी छोटी झुंडों में शिकारी संग्राहक लोग। ये जंगलों में घूमते, फल कंद इकट्ठा करते, छोटे जानवर शिकार करते और नदी किनारे छोटी बस्तियां बनाने लगे। धीरे धीरे उन्होंने खेती और पशुपालन सीखा और इसी से बचपन सा भारत एक सभ्यता की तरफ बढ़ने लगा। इस बदलाव का अगला बड़ा कदम था सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। यहाँ के लोग सीधी सड़क वाले शहर बसाते, पक्की ईंटों से घर बनाते और ऐसे जल निकासी तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम रच चुके थे जिसे देखकर आज भी लोग हैरान हो जाते हैं। मोहरों पर बनी छोटी मोटी तस्वीरें बताती हैं कि व्यापार, धर्म और कला उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। सिंधु के बाद शुरू होता है वैदिक युग, जब नए समूह उत्तर पश्चिम से भारत के मैदानों में आ बसे। इस दौर में लोगों ने वेदों की रचना की, गाय, गोवंश, यज्ञ और देव पूजा जीवन का केंद्र बन गए। छोटे छोटे कुल मिलकर जन और फिर महाजन बने, जिसे हम आगे चलकर राज्य के रूप में देखते हैं। यहीं से शुरू होता है राजनीतिक संगठन का सफर। कुछ जन बड़े होकर गणराज्य बने, कहीं राजा सभा से सलाह लेकर राज्य चलाता और कहीं कुछ लोगों का समूह मिलकर निर्णय लेता। यही भारत की प्रारंभिक राजनीति, कानून और सामाजिक व्यवस्था का बीज था। समय बढ़ा तो छोटे छोटे राज्य मिलकर बड़े महाजनपद बन गए, जैसे मगध, कौशल, अवंती और वत्स। इन राज्यों में शहर बढ़े, बाजार फले फूले, लौह युग के हथियार बने और व्यापार से धन धान्य बढ़ता गया। इसी समय लोगों के मन में एक सवाल उठा, जीवन का असली अर्थ क्या है? यही प्रश्न लेकर गौतम बुद्ध घर छोड़कर निकल पड़े। ज्ञान प्राप्त करके मध्यम मार्ग और करुणा का संदेश दिया। दूसरी ओर वर्धमान महावीर ने अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह पर जोर देते हुए जैन धर्म को मजबूत रूप दिया। इन दोनों ने भारत के सोचने का तरीका ही बदल दिया। महाजनपदों की इसी भूमि से उठा एक युवा, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने चतुर नीति और मजबूत सेना के दम पर पहली बार एक बहुत बड़ा भारतवर्ष एक छत के नीचे जोड़ दिया। उसका राज्य उत्तर से दक्षिण और पश्चिम से पूर्व तक फैल गया और राजधानी पाटलिपुत्र शक्ति का केंद्र बन गई। चंद्रगुप्त के बाद उसके वंशज अशोक ने साम्राज्य को और भी बड़ा बनाया, लेकिन कलिंग युद्ध की हिंसा ने उसे अंदर से हिला दिया। युद्ध के बाद उसने तलवार छोड़कर धम्म, दया और धर्म का रास्ता चुना। अपने स्तंभों और शिलालेखों के जरिए लोगों को सत्य, अहिंसा और सदाचार का संदेश दिया। इससे भारत के साथ साथ अन्य देशों तक भी नए विचार पहुंचे। मौर्यों के बाद कुछ समय तक राजनीतिक उथल पुथल रही। फिर आया गुप्त काल, जिसे अक्सर भारत का सोने का युग भी कहा जाता है। इस दौर में कृषि, व्यापार, साहित्य और शिक्षा सब अपने चरम पर थे और भारत दूर दूर तक ज्ञान और धन दोनों के लिए मशहूर हुआ। इसी युग में गणित, ज्योतिष, चिकित्सा और साहित्य में बड़े काम हुए, जिनसे पूरी दुनिया ने सीखा। संगीत, नृत्य और मूर्तिकला ने मंदिरों, लेखों और ग्रंथों के माध्यम से एक ऐसी पहचान बनाई जो आज भी भारत की सांस्कृतिक पहचान का हिस्सा है। जब उत्तर भारत में ये साम्राज्य उभर रहे थे, तब दक्षिण भारत में भी अपनी अलग ही जगमग थी। संगम युग के तमिल राजा, कवि और व्यापारी, समुद्री किनारे बसते शहरों से यहाँ का व्यापार अरब, दक्षिण पूर्वी एशिया और अन्य देशों तक जाता और कविताओं में प्रेम, युद्ध, प्रकृति सब कुछ जीवंत हो उठता। पत्थर के छोटे औजार से शुरू हुई यह कहानी योजित शहरों, बड़े बड़े राज्यों, नए धर्मों और सोने से चमकते युग तक पहुंची। इसके बाद भारत ने मध्यकालीन युग, नए आक्रमण, नए साम्राज्य और फिर आधुनिकता का सफर तय किया। लेकिन प्राचीन युग ने ही इस देश की नींव इतनी मजबूत बना दी कि हजार साल बाद भी वह पहचान महसूस की जा सकती है। अगर आपको प्राचीन भारत का यह सफ़र पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करें। कमेंट में बताइए कि अगला भाग, पार्ट किस युग पर चाहिए, मौर्यों के बाद का या पूरा मध्यकालीन भारत। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मिलकर इतिहास को सिर्फ अब पढ़े नहीं, देख भी सकें।